तो ये बेसिकली बिल्कुल A+B=C से 2 दूनी 4 से स्टार्ट होगी न्यूमरोलॉजी। मगर आपको ये समझना है कि आप जो ये कोर्स कर रहे हैं न्यूमरोलॉजिस्ट बनने के लिए कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति दिमाग में मूल चक्र पे नहीं रहेगा। मूल चक्र पे कौन से लोग रहते हैं? जिनको अपना अपनी फैमिली का कुछ करना होता है और लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट करना होता है। तो ये एक जो सोच है, ये लाइफ में ना अबेंडेंस को खराब करती है। इस सोच में कोई बुराई नहीं है, मगर ये सोच बाई प्रोडक्ट होनी चाहिए। जब एक आप अबेंडेंस के लेवल पे सोचते हो, बड़े लेवल पे सोचते हो, तो ईश्वर क्या करता है, बड़े लेवल से छोटे लेवल पे एनर्जी अपने आप ही दे देता है। जब आप बर्तन भरने लगते हो तो सबसे पहले नीचे से ही भरता है, मगर नीचे के बारे में सोचना नहीं है। अगर आप खाली फैमिली पे फोकस करेंगे और केवल सेल्फ पे फोकस करेंगे तो लर्निंग होगी नहीं। और जो आदमी अपने बारे में, अपने बिजनेस के बारे में, पैसे के बारे में, इन सब के बारे में सोचता है, तो उसको डिपेंडेंस ईश्वर की तरफ से मिलती नहीं है। बड़ी सोच के साथ ही आपको लाइफ में बड़ी चीजें मिलती हैं। अपनी सोच छोटी नहीं करनी है। एक न्यूमरोलॉजिस्ट के बनने के बारे में भी, एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट जब ये कोर्स ज्वाइन कर रहे हो, आपको बहुत बड़े लेवल पे सोचना है। अगर आपकी सोच बड़ी हो गई, छोटी चीजें अपने आप हो जाती हैं। दूध को जब गर्म करते हैं तो उस पे मलाई आती है ना ऊपर, मगर उसके लिए दूध को गर्म थोड़ी ना करते हैं। आप कोशिश करें ना करें, वो आ ही जाएगी। तो उसके लिए क्यों करना है? आपको मिठाई बनानी है, ग्रुप में सबको खिलाना है, तो वो समझ में आता है। मगर ऐसे ही आपकी लाइफ में ये छोटी चीजें जो है ना, ये आपके बेसिकली ऑटोमेटिकली होती हैं। इन पे फोकस नहीं करना इतना चाहता। मैं इरिटेट हो जाता हूँ जब आप मुझे ना तंग करते हो बीच बीच में कि मेरा 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 मेरा। तो जब तक आप मेरा 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 कैसे होगा, मेरा कैसे होगा, तब तक आपका कुछ नहीं होगा। क्योंकि कॉस्मोस इस वाले सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम पे काम नहीं करता है। आप देखो, हमारी आंखें क्या हमारे हाथों पे लगी हुई हैं कि भैया ऐसे करके अपना चेहरा देख लिया। तो कैसे खुश होते हो? आप खुश होते हो जब सामने वाले का चेहरा देखते हो। अगर कोई दोस्त है, अजनबी है, कोई भी है, उसका चेहरा लटका हुआ, तो आप क्या बोलते हो? अरे मुंह क्यों लटका रखा है? आपका भी मूड खराब हो जाएगा। और जब आप ऐसे लोगों के साथ में हो जो खुश हैं, आपको भी खुशी मिल जाएगी। तो आपको लाइफ में सब कुछ इनडायरेक्ट मिलता है। जीवन की पहली फिलोसफी बताता हूँ कि कॉस्मोस में ईश्वर की तरफ से डायरेक्ट कुछ भी नहीं मिलता है, इनडायरेक्ट मिलता है। अब जो दूसरों के लिए मांगोगे, जो पड़ोसी के लिए मांगोगे, जो पूरी दुनिया के लिए मांगोगे, जो चाइना के लिए मांगोगे, पाकिस्तान के लिए मांगोगे, बांग्लादेश के लिए मांगोगे, वो तुम्हें मिलेगा। तुम ये सोचते हो कि मैं चाहता हूं पाकिस्तान समुद्र में डूब जाए, चाइना के ऊपर बम गिर जाए, और सोचते हो कि आप ऐसे राइज हो जाओगे। नेचर ऐसे काम नहीं करते। एक किसान की कहानी बताता हूँ। एक किसान को ना अपनी फसल है, किरण आप ध्यान से सुनना इसको। एक किसान को अपनी फसल के लिए ना हमेशा फर्स्ट प्राइज मिलता था। तो लोगों ने पूछा कि ऐसा क्या है कि तुम्हारा जो सीड है वो हर बार नंबर 1 पे आता है? अब उसने जो बात की, इसको बहुत ध्यान से समझना है, यहीं से न्यूमरोलॉजी की शुरुआत होगी। तो उस किसान ने कहा कि मैं जो बीज मेरा फर्स्ट आता है ना, जो सीड मेरा पहली पोजीशन पे आता है, जो बेस्ट होता है दुनिया में, मैं उसे फ्री में पड़ोसियों को बांट देता हूँ। हमने क्या करना है? हमने छुपा के रख लेना है। पड़ोसी को बांट देंगे तो कंपटीशन तो खुद खड़ा कर लिया। वो कह रहा मैं पड़ोसी को बांट देता हूँ, जो बेस्ट आता है पड़ोसियों को बांट देता हूँ। अब जब वो पड़ोसियों को बांट दें तो पड़ोसी ना बेस्ट सीड की क्रॉप मेरे आसपास करते हैं। तो पोलिनेशन जो होता है, पंछी जो लेके आते हैं, हवा जो लेके आती है, आस पास से जो मेरे खेत में आता है, बेस्ट आता है। और मेहनत में सबसे ज्यादा करता है। तो मुझे लेट डाउन करने वाला तो कोई फैक्टर इसलिए नहीं है कि मैंने तो अपने हर पड़ोसी को बेस्ट कर दिया है, तो मैं कैसे डाउन हूं? हमारी समस्या ये है लाइफ में कि हमें ये लगता है कि जब हम जिंदगी में दूसरों की रास्ते में कांटे बोएंगे, दूसरे नीचे जाएंगे, तो हम ऊपर जाएंगे। अगर आपका पड़ोसी
खुश नहीं है, आपको टेम्परेरीली खुशी तो मिल सकती है, परमानेंट नहीं मिलेगी। इसीलिए सीखनी है न्यूमरोलॉजी तो कभी किसी क्लाइंट की पॉकेट की तरफ नहीं देखना है, यहां पे देखना। यहां से एनर्जी पॉकेट तक आएगी तो आपके पास जाएगी, मगर आपने पॉकेट की तरफ देखा तो डाई डाउन हो जाओगे। थोड़े दिन के लिए पैसा आएगा, बढ़िया पैसा आएगा, फिर बोलोगे गुरुजी बड़ा अच्छा चल रहा था, पता नहीं क्या हो गया अचानक, 2 महीने से क्लाइंट नहीं आते, 2 महीने से काम नहीं मिल रहा है। वो अच्छा नहीं चल रहा था इनिशियल, आपको एक एनर्जी में सर्ज आया था, एक आशीर्वाद था तो अच्छा चल रहा था। तो ऊर्जा को हार्ट चक्रा पे लेके आ गए। हार्ट चक्रा की ऊर्जा क्या कहती है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया, वसुधैव कुटुंबकम, कि पूरी दुनिया मेरा परिवार है। जब आप अपने बिजनेस में आने वाले सुई लेने के लिए आया और हवाई जहाज लेने के लिए आया, कस्टमर में डिफरेंशिएशन नहीं करते हो, तो आपका बिजनेस चलना तय है। क्योंकि सारी कायनात आपको ऊपर ले जाने के लिए। जब आप ये देखते हो कि एक आदमी टोपी और दाढ़ी बढ़ा के आया है, एक आदमी जनेऊ पहन के आया है, एक आदमी हैट लगा के आया है, और एक कस्टमर के रूप में आपके लिए तो सब भगवान हैं, तो आपको आशीर्वाद वहां से मिल जाता है जिसके सब बच्चे। कभी डिफरेंशिएशन में नहीं पड़ना है, सोच छोटी नहीं रखनी है। अपने ऑफिस में जहां आप काम करते हो, किसी सबोर्डिनेट को छोटा नहीं समझना है। आपने किसी सबोर्डिनेट को, आपके यहाँ झाड़ू लगाने वाला आता है, पोछा लगाने आता है ना, उससे आप लर्न कर सकते हो क्या? या खाली उसको बोलते हो कि तमीज से काम नहीं करते हो, सारे कोनों में कूड़ा पड़ होता है, और जब यहाँ पे तुम सुबह की नहीं सफाई करते हो, जब सब आके बैठ जाते हैं तुम, अब उस टाइम पे तुम लगाने आते हो, क्योंकि तुम्हें काम तो करना है नहीं, थोड़ी सी जगह में लगा के चले जाते हो। झाड़ू लगाते टाइम तुम पंखा ऑन कर देते हो। तुम्हें काम करना न करना है, ना तुम्हें करना आता है, तो तुमने तो ये एटीट्यूड दिखा दिया। अब 8 नंबर तुमने कर लिया अपना खराब, और वो आदमी तुम्हें दे गया बद्दुआ, क्योंकि तुमने तो उससे बदतमीजी से बात की है। आप गलत नहीं थे, आप गलत थोड़ी थे, आपने तो सही बात कही, मगर सही बात गलत तरीके से कह दी। और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, कि जो आपको कॉम्पिटिटर है ना, जो बिजनेस टाइकून है, जिसके साथ जो आपके साथ बैठ के मीटिंग करता है, या आपका ऑफिसर है, या आपका बॉस है, या आपका कलीग है, कोई भी आदमी जो आपकी रेपुटेशन का है, आप उसे कितना भी झगड़ा कर लो, उसकी बददुआ नहीं फलती है। मगर जो आदमी अंडर प्रिविलेज्ड है, जो गरीब है, वो उसके साथ समस्या क्या है कि वो आपको फर्ज करता है, वो फुल हार्टली करता है, उसका मन वाणी और कर्म तीनों एक साथ हो जाते हैं, उसको पता नहीं है, वो दिल से बद्दुआ दे देता है। वो इतना ट्रेंड नहीं है जो इस प्रोफेशनलिज्म को समझे कि आप जो उसको कह रहे हो उसकी भलाई के लिए कह रहे हो। आपका पार्टनर, आपका क्लाइंट समझता है, मगर छोटा आदमी नहीं समझता है। वो दिल पे ले लेता है चीजों को, और जिसने दिल पे ले लिया और आपको बद्दुआ दे दी, पूरे ब्रह्मांड में, अगर आपकी कंपनी में एक छोटे आदमी ने बद्दुआ दे दी, राज घराने ढह जाते हैं। 8 नंबर की बद्दुआ मत ले। और अगर आप पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने वाला लड़का, रास्ते में झाड़ू लगाने वाला लड़का, आपके ऑफिस में पोछा लगाने वाला लड़का, टॉयलेट साफ करने वाला लड़का, आपका पियून, आपका सबोर्डिनेट, उनसे प्यार से बात नहीं कर सकते, तो आप इस क्लास में अपना समय और पैसा नष्ट कर रहे हैं, क्योंकि कुछ नहीं होगा। जो पूर्व जन्म में कमा के लाए हैं, हो सकता है बहुत सारे लोग होते हैं कि इस जन्म में बड़े रूड होते हैं, खराब होते हैं, फिर भी उनका अच्छा चलता रहता है, पूर्व जन्म की कमाई है, मगर अभी आप कुछ भी अच्छा इकट्ठा नहीं कर रहे हो। तो अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट बनना है, अच्छा इंसान बनना है, ऑकल्ट में आना है आपको, मैं ये मानता हूं कि आपने जो ये ज्वाइन किया है न्यूमरोलॉजी सीखने के लिए, दिल से सीखने के लिए ज्वाइन किया, आपका कोई और पर्पज है, वो आपकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये मानता हूं कि पूरे एग्जिस्टेंस के साथ, अस्तित्व के साथ एक अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट आप बनना चाहते हैं, और मैं आपको वही आशीर्वाद भी दूंगा। आपका पर्पज ये है कि मेरा बिजनेस अच्छा हो जाए, मेरे लड़के का ग्रिड ठीक हो जाए, मेरी वाइफ की बीमारी ठीक हो जाए। ये छोटे टारगेट आप रखिए,
मगर मैं बता दूं कि इनसे कुछ मिलता नहीं। इनसे कुछ मिल रहा होता तो इतना पैसा आप खर्च कर चुके हो, इतने लोगों से आप क्या पहली बार इस क्लास में आए हो? अगर अपनी प्रॉब्लम लेके आए हो, आपने तो अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखाया है, आपने काउंसलर को भी खूब पैसे दिए, यहाँ क्यों आने की जरूरत पड़ गई? बस एक नाम और लिखा जाएगा कि वो आरडी वाले के यहाँ भी गए थे। भैया हमारा तो कुछ हुआ नहीं। तो इसीलिए इस क्लास में आना है तो दिमाग के ढक्कन खोल के आना है, कुछ सीख के जाना है, यहाँ से न्यूमरोलॉजी सीख के जाना है। और न्यूमरोलॉजी कैसे आपको मूल चक्र से आज्ञा चक्र, जीवन के छोटे सर्वाइवल से मोक्ष तक की यात्रा कैसे कराती है, वो आप सीखेंगे इसमें। तो मैं सबका स्वागत करता हूँ, क्योंकि यूनिवर्स ने ही हमें मिलवाया। यूनिवर्स की प्लानिंग होती है, हमारे ये सबके पैदा होने से पहले ये डिसाइड हो गया था ये किस मोड में और कौन कौन मिलेंगे। आपकी जो एनर्जी है ये इस चक्रा पे है। आप ना इससे पहले बैच में हो सकते थे ना बाद वाले बैच में हो सकते थे। हो सकता है आप मेरी वीडियो साल भर से देख रहे हो। विकास जी ने तो मुझे लगता है कंप्लीट कोर्स मेरे चैनल पे सब्सक्राइब भी कर रखा है। तो विकास जी अब आगे उसको ना आगे कंटिन्यू ना करें आप, है ना, क्योंकि वो यूट्यूब वाले फिर वहां भी पैसा जाएगा इधर भी आएगा तो उसका कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो उसको आगे से डिसकंटिन्यू कर ले। आपको सारा पीडीएफ सारी चीजें यहीं पे मिलेंगी अब। शुरू करते हैं न्यूमरोलॉजी ईश्वर का नाम लेके, जिसको भी आप मानते हैं, जो भी आपके आराध्य हैं उनको एक बार याद करें। आप एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, उनका स्मरण करें। मैं स्लाइड आपकी शेयर करता हूँ, 30 सेकंड के लिए ईश्वर का धन्यवाद करें, फिर शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए लाइफ में ना सब जगह आप चाहे जो भी करते हैं नंबर्स आपको हर जगह मिलेंगे। आपका फोन नंबर, आपका अकाउंट नंबर, आप जहाँ ऑफिस में काम करते हो वहाँ का कोई नंबर, जिस चैम्बर में आप बैठते हो, जिस बिल्डिंग में आप रहते हो उसका नंबर, आपके पैन कार्ड का नंबर, आपके मोबाइल का नंबर, लाइफ में सब जगह आपको, आपकी लाइफ में ये नंबर्स आपको कितना भी रैंडम नजर आता कि यार कोई ना कोई नंबर तो आना था, सामने आ गया, मिल गया, सबको कोई ना कोई नंबर तो मिलता है। मगर आपको नंबर्स लाइफ में आपकी एनर्जी के हिसाब से मिलते हैं। और आप ये पैटर्न भी देखोगे, कुछ लोगों को 8 नंबर पीछा नहीं छोड़ता है। हर जगह 8 नंबर, शादी होगी 8 नंबर, गाड़ी मिलेगी 8 नंबर, पैदा हुए 8 नंबर, कुछ अच्छा होगा 8 नंबर, खराब होगा 8 नंबर। कुछ लोगों का सब कुछ ही 7 पे आता है। आप ये पैटर्न देखोगे लाइफ में कि कैसे चीजें आपके साथ आती हैं। मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हो, किसी दिन एक गाड़ी आई और उसने आपका रास्ता रोक लिया, हर्डल बन गई। तो कम से कम 4 ऐसी इंसिडेंट्स उस दिन होंगी जो बाकी दिन होने ही नहीं थी। बाकी दिन रास्ता साफ मिलेगा तो पूरा ही साफ मिलेगा, इस दिन अटकन होगी तो एक ही तरह की होगी। तो नेचर में बड़ी ही रेंडमनेस के साथ बैक एंड पे बहुत ही चीजें फिक्स्ड और ऑर्गेनाइज्ड है। कैसे आप इसको डिकोड कर सकते हो, इसको डिकोड कर सकते हो अगर आप नंबर्स का मिस्ट्री समझ जाते हो कि नंबर्स कैसे काम करते हैं, नंबर्स की कहानी क्या, आत्मा क्या है नंबर्स की। जब आप इस कहानी को समझ जाते हो तो फिर आप यूनिवर्स को डिकोड कर सकते हो। आप समझ सकते हो कि दुनिया कैसे, कब और क्यों बनाई है। देखिए स्टार्टिंग से जब शुरू करें तो सबसे स्टार्टिंग में 9 नंबर था। 9 नंबर से ही बाकी सारे नंबर निकले हैं। कोसमोस में 9 नंबर था, 9 ने अपने आप को रिप्रेजेंट किया, 8 7 6 5 4 3 2 1। और ये सारे मिलके भी क्योंकि 36 बैठते हैं, तो 9 3 एंड 6 जो है वो यूनिवर्स का एक सीक्रेट नंबर है। मगर जब मैं ये बात कह रहा हूं तो मैं ये बात चेतना के एक अलग स्तर पे कह रहा हूँ, इस चीज को समझना।
आज जहां हम बैठे हैं वहां की ये कहानी नहीं है। यहाँ की कहानी बिल्कुल आपको अलग मिलेगी। ये चेतना के उस स्तर की कहानी है जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था। जो ये सृष्टि का निर्माण आपको बहुत सारे ग्रंथों में मिलेगा। मैं उस लेवल की बात कर रहा हूँ। मैं आनंदमय कोश की बात कर रहा हूँ। हम लोग जो बैठे हैं अभी अन्नमय कोश में बैठे हैं। वहां ये नंबर ऐसे अपियर नहीं होते। वहां की कहानी कुछ और चलेगी। मगर राज की बात यह है कि 9 नंबर से ही सारे नंबर आए। अब इन नंबर्स में कुछ इवन नंबर है, कुछ ऑड नंबर्स है। इवन नंबर कौन कौन से हैं? उज्जवल जी आप बताएं माइक ऑन करके, इनमें से इवन नंबर कौन कौन से हैं? माइक ऑन कर लें एक बार। 2, 4, 6, 8। 4 हमारे इवन नंबर हैं इसमें। इसे हम सम संख्या बोलते हैं। 2, 4, 6, 8। कैसे पता चलता है? 2 से डिवाइड हो जाते हैं नंबर। जो ऑड नंबर है वो है आपके 1, 3, 5, 7 एंड 9। 7, 9। ये 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। ये यूनिवर्स का बहुत बड़ा राज है। जो भी नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, यूनिवर्स उसे अपने यहाँ पे सपोर्ट के लिए रखता है। जैसे दो ईंटें हैं ना, उनको जोड़ने के लिए आपको क्या चाहिए बीच में? सीमेंट चाहिए, मसाला चाहिए, तभी तो जुड़ती है आपस में, कुछ तो चाहिए। पुराने जो महल हैं उनमें ग्रेन्स का यूज होता था, दाल होती थी ना, दाल उससे जोड़ते थे। तो जब किसी को कैद किया जाता था तो वो ऐसे दाल खुरच खुरच के दीवार से खा के सरवाइव भी करता था। और वो जुड़ता बहुत बढ़िया से था। तो जो जोड़ने वाला जो चीज है वो आपका इवन नंबर है। जो बनाने वाला चीज है वो आपका ऑड नंबर है। तो इस दुनिया को जब ईश्वर ने बनाया तो ऑड नंबर से बनाया। 2 नंबर क्या था? जोड़ने वाला। जैसे घर में माँ होती है ना, 2 नंबर से मून माँ देखते हैं। तो माँ का रोल क्या है? वो पूरे परिवार को इकट्ठा करके रखती है, नहीं तो बिखर जाए परिवार। ऐसे ही जो काम है ऑड नंबर का, वो फ्रंट पे आके वो ड्राइव करना है। पीछे से सपोर्ट करने का काम इवन नंबर का है। आप समझें, एक नंबर से हम सन देखते हैं तो मून क्या है? किसकी लाइट से चलता है? सन की लाइट से चलता है। उसकी अपनी लाइट तो नहीं है। मगर मून की जो लाइट है मिल तो सन से रही है, पर सन की लाइट गर्म है, उसकी ठंडी है। बिल्कुल ही अपोजिट हो जाता है। सन दिन में है, मून रात में है। शीतल है उसकी छाया, नरिशिंग, हीलिंग और पावर लेके आई। हीलिंग पावर कहाँ से मिलती है? माँ से मिलती है। बच्चे का डेवलपमेंट किससे होता है? माँ से होता है। पिता के बिना नहीं हो सकता। रक्षा मिलती है। मगर जीवन में आप जो बड़े होके और फिर ये कहते हो तुमने हमारे लिए क्या किया है, कोई अनोखा काम किया क्या? सभी तो बच्चे पैदा करते हैं और सभी तो अपने बच्चे पालते हैं। वो जो माँ है, जो 2 नंबर है, उसका रोल आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक कि आप खुद माँ नहीं। तो 2 नंबर का बड़ा इंपॉर्टेंट है। सारे इवन नंबर का इंपॉर्टेंट है, मगर फ्रंट पे आपको हमेशा ऑड नंबर मिलेंगे। यहां से शुरुआत करते हैं। 1, 3, 5, 7 एंड 9, ये है हमारे ऑड नंबर, फ्रंट पे है। तो सबसे पहले क्या था? एक ईश्वर था। जब उन्होंने दुनिया बनाने की कोशिश की तो उन्होंने पुरुष और प्रकृति, जिनका सांख्य योग में हर जगह वर्णन है, 2 चीजें चीजें बनाई, पुरुष एंड प्रकृति। तो ये हो गया ई, ये इवन नंबर हो गया 2। मगर सृष्टि बनी नहीं। क्योंकि अगर 3 डायमेंशनल वर्ल्ड आपको बनाना है, ध्यान से समझना इस चीज को, कि अगर आपको टाइम एंड स्पेस क्रिएट करना है तो 2 चीजों से, अगर आपके पास 2 पॉइंट है तो दीवार तो बन जाएगी, टाइम तो बन जाएगा, स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट, मगर स्पेस नहीं बनेगा। स्टूल कैसे बनाओगे 2 पाए से? स्टूल बनाने के लिए मिनिमम 3 पाए चाहिए, आपको बैठने की जगह बनानी है। कमरा बनाना है तो कम से कम त्रिकोना तो बनाओगे, 4 कोने चाहिए, 3 से कम में बनेगा नहीं। तो समस्या क्या हुई कि 2 से
तीन बनाना पड़ा ईश्वर को। और वो तीन क्या थे? आपके गुण थे तीन, सत्य रज। तीन गुण जब प्रकृति में प्रकट हुए तो प्रकृति का निर्माण शुरू हो गया, रिएक्शन शुरू हो गया, टाइम एंड स्पेस जनरेट हो गया। और ये नंबर थे, 3 से 2 और 1 को कंट्रोल किया जा रहा था, 6 से 5 एंड 4 को कंट्रोल किया जा रहा था, 9 से 8 और 7 को कंट्रोल किया जा रहा था। इस प्रकार से सत, रज और तम, ये तीन गुण आपको प्रकृति के कण कण में मिलेंगे। हम सबके जो ब्रेन है, हम सबकी जो साइकोलॉजी है, हम सबके जो मन है, वो इन्हीं तीन गुणों से गवर्न होते हैं। एक आदमी रजस प्रकृति का होता है, एक आदमी सात्विक प्रकृति का होता है, एक तमस प्रकृति का। हम सब इनके कॉम्बिनेशन है, सिंगल का कोई नहीं होता है, मिक्स का होता है बेसिकली। रजस का ज्यादा होगा, सत का थोड़ा कम होगा, तम का और कम होगा, तम का ज्यादा होगा, रज का तो डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट। आप देखो कंप्यूटर की स्क्रीन पे जो इतने सारे कलर आपको नजर आ रहे हैं, लाइट बीम तो तीन ही होती है ना? किस किस कलर की बीम होती है? कोई माइक ऑन करके बताए कि कंप्यूटर स्क्रीन जो होती है आपकी, वो तीन कलर से बनती है, सारी दुनिया के कलर बन जाते हैं। कौन कौन सी होती है वो? RGB, आरजीबी होता है, रेड, रेड ग्रीन रेड, ब्लू। ग्रीन, ब्लू। अब देखो कि थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ कलर जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये तीन बीम ने बनाए हैं। वो बीम ऐसे 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 डिफरेंट प्रोफेशन में चलती है और बहुत सारे कलर बन के आते हैं। तो इन तीन गुणों ने मिलके इस प्रकृति में, संसार में करोड़ों तरह के लोग बना दिए। अभी तक जब से ये दुनिया बनी है, कितने लोग इस दुनिया में आ चुके होंगे? आपको क्या लगता है, कोई आइडिया? अगर आप चैट जीपीटी से पूछोगे या इंटरनेट से पूछोगे तो आपको बोलेगा 119 बिलियन लोग आ चुके हैं। अभी इस प्लेनेट पे कितने लोग रह रहे हैं? माइक ऑन करके बताएं। अप्रॉक्स 800 करोड़। है ना? अभी इस प्लेनेट पे रह रहे हैं आपके लगभग 8.2 बिलियन लोग। और आ चुके कितने हैं? 119, यानी कि लगभग जितने अभी तक यहाँ पे आदमी आए हैं, उसका लगभग 9% लोग प्लेनेट पे अभी रहते हैं। ये जो 9% है, ये भविष्य में बढ़ेगा नहीं, कम हो जाएगा। ये 8.9 हो जाएगा, फिर 8.7 हो जाएगा। जब से दुनिया बनी है और जब तक दुनिया रहेगी, ये परसेंटेज आज की तारीख में इस सेंचुरी में सबसे ज्यादा है। और इससे ज्यादा है, ये भविष्य में कभी होगा नहीं। मैक्सिमम लोग रहते हैं प्लेनेट पे अभी परसेंटेज की टर्म में। तो जब से पहला होमोसेपियन आया था और जब तक लास्ट होमोसेपियन आएगा, इनमें से किसी भी आदमी के सत रज तम का प्रोपोर्शन एक जैसा नहीं होगा। दो आदमियों के रेटिना सेम नहीं होंगे, दो आदमियों के थंब इंप्रेशन सेम नहीं होंगे। तो तीन चीजों ने मिलके इतना डाइवर्सिफिकेशन कर दिया है। मगर इन तीन चीजों के बैकएंड पे आप जब जाते हो आप, तो ये तीन चीजें पांच चीजों से मिलकर बनी है, जिनको हम बोलते हैं 5 एलिमेंट्स। मैं आपको न्यूमरोलॉजी का दर्शन करा रहा हूं। एक से स्टार्ट किया, फिर तीन पे आए, फिर पांच पे आए। पांच क्या है? आपके एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे सब कुछ जो आपको दिखता है वो बेसिकली 5 एलिमेंट से मिलके बना है, एयर, वाटर, अर्थ, फायर एंड आकाश। ये पांच एलिमेंट, इन पांच एलिमेंट से तीन गुण भी बने। जो भी आप देखते हो, जो आप नहीं देखते हो, जो आपका मन है, जो आपका शरीर है, जो आपका प्राण है, इन्हीं पांच एलिमेंट से मिलकर बना है। तो प्रकृति ने तीन के बाद क्या रचा? पांच रचा। देखना, पूरे ऑड नंबर को रचा है और इवन नंबर उसको सपोर्ट करेगा। तो पांच एलिमेंट पे आ गए। नंबर्स के भी अपने एलिमेंट होते हैं। जो लोग चाइनीज न्यूमरोलॉजी पढ़ते हैं उनका बड़ा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि उनका एलिमेंट निकालने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। हम जब एलिमेंट की बात करेंगे, नंबर्स के एलिमेंट की बात करेंगे, तो हम बात करेंगे बेसिकली इस चीज की
हम लोग बात करेंगे। वैदिक में जो प्लैनेट्स के एलिमेंट्स हैं उनकी बात करेंगे, और बहुत फंडामेंटली ये समझेंगे कि किसी भी प्लैनेट का एलिमेंट कौन सा होता है। 5 के बाद क्या आया? 7 आया, 7। तो 7 क्या है? देखिए, ध्यान से देखिए आप, हमारा जितना भी सेंसरी सिस्टम है, आंखें हैं, कान है, नाक से हम सूंघते हैं, मुंह से हम टेस्ट करते हैं, और स्किन से हम टच को फील करते हैं। तो ये जो चीज है आपका, ये सारे सेंसरी सिस्टम भगवान ने इस पे लगाए हैं। आंखों से देखते हैं, कौन सा एलिमेंट हुआ? फायर एलिमेंट, तेजस जिसको बोलते हैं। कानों से सुनते हैं, कौन सा एलिमेंट हुआ? आकाश एलिमेंट। नाक से स्मेल करते हैं, कौन सा एलिमेंट हुआ? अर्थ एलिमेंट। एंड टंग से टेस्ट करते हैं, कौन सा एलिमेंट हुआ? वाटर एलिमेंट। और स्किन से, क्योंकि हम स्पर्श को, टच को महसूस करते हैं, तो एयर एलिमेंट। ये 5 एलिमेंट हो गए। मगर आपको ये पता चलेगा कि कान से जो आप सुनते हो, बेसिक जो राग हैं वो केवल 7 हैं। इतने सारे जो कलर्स बने हैं, बेसिक जो कलर्स हैं 7 हैं। बॉडी में बहुत सारे चक्रास हैं, मगर मेन 7 हैं। और हमारे कॉस्मोस में बेसिकली सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स हैं वो भी 7 हैं। उस 7 का मैन्युफैक्चरिंग में, डिजाइनिंग में, ब्लूप्रिंट तैयार करने में, एग्जीक्यूशन में, बनाने में इस यूनिवर्स को बहुत बड़ा योगदान है। 5 से हम किस पे आए? 7 पे आए। 7 आपको बहुत मिलेगा। इसमें 2 इनविजिबल चक्राज अगर मैं लगा दूं, 2 इनविजिबल प्लैनेट्स अगर लगा दूं, तो ये 7 से 9 हो जाते हैं। ये देखो, सनलाइट है व्हाइट कलर की, 7 कलर निकल के आते हैं इसमें से। इंद्रधनुष में देखते हो आपको 7 रंग नजर आते हैं। ये 7 का आपका मिस्ट्री है, मैजिक है, जो पूरे कॉस्मोस को तैयार कर रहा है। ये 7 चक्राज है आपके: मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र, सहस्त्र। ये 7 का मैजिक है। हदीस में कहते हैं खुदा जो है, अल्लाह 7वें आसमान पे रहता है। तो 7 का, 7 शरीरों की, 7 आपकी जो है तलों की बात अपने शास्त्रों में कई बार हुई है, कि कैसे चेतना के 7 स्तर हैं। मरने के बाद जो व्यक्ति है, इनमें से 7 में से किसी एक चेतना पे आत्मा जाती है, डिपेंडिंग ऑन द कर्म। 7 जो प्लेनेट्स है कौन कौन से हैं? सूर्य है, चंद्रमा है, बृहस्पति है, बुध है, शुक्र है, शनि है, मंगल है। ये देखिए आपको दिखाई देगा, सन, मून, जुपिटर, मरकरी, वीनस, सैटर्न एंड मार्स। ये 7 प्लेनेट है। अब नंबर्स जो आपकी लाइफ में है, हमने 1 की बात करी, हमने 3 की बात करी, 5 की बात करी, 7 की बात करी, और 9 की तो स्टार्टिंग में करी थी, क्योंकि प्लेनेट राहु केतु मिलके आपके 9 हो जाते हैं। 9 आपके नंबर्स हैं। इसके ऊपर सेकंड डिजिट में कुछ नहीं जाता। तो नंबर्स आपकी लाइफ में कहाँ कहाँ से आते हैं? हमारी डेट ऑफ बर्थ से आते हैं। हम सब एक डेट ऑफ बर्थ लेके पैदा हुए हैं। वो सिस्टम कहीं से आया हो, मगर इससे फर्क नहीं पड़ता। मगर जो प्लेनेट की स्थिति होती है, उसी के हिसाब से हमें एक नंबर मिलता है डेट ऑफ बर्थ का, जिस दिन हम पैदा होते हैं। रेंडमली पैदा नहीं होते, पैदा होने से पहले सिलेक्ट करते हैं मैं किस डेट ऑफ बर्थ को पैदा हूं। एक सनसाइन होता है हमारा, हमारी कुंडली में। सनसाइन कैसे देखते हैं आने वाली क्लास में आपको बताएंगे, मगर हम में से हर किसी का सनसाइन होता है, और वो फिक्स होता है। हम मून साइन, जुपिटर साइन की बात इसलिए नहीं करते कि वो वेरी करता रहता है, मगर सन साइन 1 महीने में पैदा हुए लोगों का एक जैसा रहता है। तो सन साइन की बात करते हैं हम। और सन साइन का जो कंसेप्ट है, वो न्यूमरोलॉजी में हम लोग इम्प्लीमेंट भी करेंगे। एक कुआ नंबर होता है।
कुआं नंबर आपके निकलता है जो हमारा ग्रिड है, मैजिक ग्रिड है, लोशो ग्रिड है, उससे निकलता है। कुआं नंबर का अपना अलग से कुछ इंपॉर्टेंस है और कुछ कॉम्बिनेशंस को कंप्लीट करने में इसका योगदान होता है। बात करेंगे हम कुआं नंबर कैसे निकालते हैं, उसका क्या एप्लीकेशन है। फिर एक रनिंग ईयर होता है हमारा। रनिंग ईयर क्या होता है कि अपनी एज का जो पहला डिजिट है, मान लीजिए मेरी एज 51 ईयर है, तो 5 मेरा रनिंग ईयर होगा। किसी की 53 है, 5 रनिंग ईयर होगा। किसी की 59 है, 5 रनिंग ईयर होगा। किसी की 28 है, 2 रनिंग ईयर होगा। तो जो डिजिट आपका आपकी एज में 10 साल तक रहता है उसको कहते हैं रनिंग ईयर। जो डिजिट आपकी एज में पहला डिजिट है उसको रनिंग ईयर कहते हैं। सब लोग मैसेज में अपना रनिंग ईयर लिखेंगे, चैट में लिखिए, सबका रनिंग ईयर आना चाहिए कि आपका रनिंग ईयर क्या है। 6 है, 3 है, शिव नारायण जी का 5 है, पीयूष जी का 2 है, श्याम जी का 6 है, ललित जी का 6 है, प्रकाश जी का 4 है, मंजीत जी का 4 है, विकास जी का 4 है। जूम यूजर के नाम से जिन्होंने रखा है इनको, अभिषेक आपका 2 है रनिंग ईयर। आपने जो 9 लिखा है ना, ये डिजिट दहाई वाला लिखना है, इकाई वाला नहीं लिखना है। तो इफ यू आर 29 देन आपका रनिंग ईयर हो गया 2। कंवर जी का 3 है। आहान गर्ग से किन्होंने लॉगिन किया है, प्रकाश जी का 4 है, विपुल जी का 4 है। सबका ऐसे कर करके सबको अपना पता है। वेरी गुड। किरण जी, किरण जी का 5 कैसे हो गया? किरण जी आपकी कितनी एज है? माइक ऑन करें। सृष्टि जी अपना माइक ऑन करें। आप अपनी एज बताएं कितनी है। न्यूमरोलॉजी में किसी का एज पूछना गलत नहीं माना जाता है, लेकिन न्यूमरोलॉजी के बियॉन्ड किसी की एज वेज नहीं पूछनी चाहिए। ओके, सौरभ जी ने, है ना, सौरभ जी इसको ठीक कर ले, मैं भूल जाता हूँ बीच बीच में। प्राची जी का 4 है। किरण जी, क्योंकि आपकी डेट ऑफ बर्थ 85 है, तो उस हिसाब से आप कितने साल के हो गए? आप हो गए 40 साल के। तो 40 में आपका जो चल रहा है अभी, वो 41 चल रहा है। तो आपका रनिंग ईयर 5 नहीं हुआ, 4 हुआ। रनिंग मतलब जो ये 10 साल चलेगा, 41, 42, 43, 44, 45, 46। तो आपका रनिंग ईयर हुआ 4। ठीक है। सौरभ जी, रचना जी का 6 है, सृष्टि जी का 2 है, रजनी जी का 3 है। ओके, तो सबका आ गया अपना। ऐसे आपको सबको अपना रनिंग ईयर पता होना चाहिए। मान लीजिए एक आदमी है, आज कौन सी डेट है? आज डेट है 28 अक्टूबर 2025। अब एक आदमी है जो 28 अक्टूबर 1975 को पैदा हुआ है, और एक आदमी है जो 28 अक्टूबर 1986 को पैदा हुआ है ना। 28-10-1986 नोट कर लीजिए। 28 अक्टूबर 1986। इस आदमी का रनिंग ईयर कोई भी माइक ऑन करके बताएगा क्या हुआ? 4 3 फोर।
हाँ, 4। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 28/10/1986। पहली 4। बात तो ये है कि इस आदमी का आज बर्थडे है। आज क्या है इस आदमी का? बर्थडे है। ओके। बर्थडे है। और ये आदमी कितने साल का है भाई? आज 41। तो 40 साल का हो गया। 39 years। 39 ईयर्स का यस। हो गया है आज 40। आदमी। 40 हो गया था स्टार्ट, इसका 4 हो जाएगा रनिंग ईयर। रचना जी, ये आदमी आज कितने साल का हो गया? 39। कंप्लीट कर दिया। विपुल जी, कंप्लीट 30। आज ये आदमी कितने साल का हो गया? 39 years। नहीं, विपुल जी से पूछ रहा हूँ। ओके। मुझे 39 कंप्लीट हो गया ना, 40 शुरू हो गया इसका। 39 कंप्लीट हो गया। प्रकाश जी, आज ये आदमी कितने साल का हो गया? 39 कंप्लीट हो गया, 14 में चला गया। जो इन्होंने बाद में सेंटेंस पूरा किया उसको ध्यान से समझना कि भाई साहब, ये आदमी आज नहीं कल हो गया था 39 का। जो आदमी 1 जनवरी को पैदा हुआ है वो 31 दिसंबर को 1 साल का हो जाता है। करेक्ट। साल 1 जनवरी से स्टार्ट होके 31 दिसंबर को पूरा होता है। ये तो 1 जनवरी से तो नया साल लग गया। आज तो ये 39 डेज 1 डे का हो गया है। जिस दिन आप जन्मदिन मना रहे हो उससे 1 दिन पहले हो गए आप 1 साल के। तो ये आदमी कल 39 का था, आज ये रनिंग ईयर्स का क्या हो गया है आज? 4। 4 हो गया है। आज ही हुआ है, ताजा ताजा हुआ है बिल्कुल अभी। ताजा ताजा हुआ है और आज से इसका रनिंग ईयर 4 हो गया। क्या आप लोग रनिंग ईयर का कंसेप्ट समझे? यस सर। किसी को कोई कंफ्यूजन? रनिंग ईयर बहुत अच्छे से आना चाहिए सबको, क्योंकि रनिंग ईयर 10 साल तक रहता है। ये जो सेकंड डिजिट है 0 1 2 3 2 9, ये तो 1 साल रहता है, मगर रनिंग ईयर रहता है 10 साल। तो ये जैसे ही आप 40 में आए तो आपका 4 नंबर एक्टिवेट हो गया आपकी ग्रिड में। 4 नंबर के एट्रीब्यूट आने लगेंगे। वो है भी नहीं फिर भी आने लगेंगे। तो जैसे ही आदमी 49 का होके 50 में जाता है सबकी लाइफ में स्टेबिलिटी आती है, नेचर की तरफ से आती है। ये नंबर आपके लाइफ में एक्टिवेट हो जाता है। रनिंग ईयर आपका न्यूमरोलॉजी में बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है। फिर एक जो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है वो क्या नंबर है? नेम का नंबर। आप दो चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है, एक डेट ऑफ बर्थ एंड एक नेम। न्यूमरोलॉजी में हमारे पास दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक नेम, एक डेट ऑफ बर्थ। इसमें डेट ऑफ बर्थ भगवान के हाथ में है, नाम आपके हाथ में। ईश्वर जो है, प्रकृति जो है, वो एक डायमेंशन आपको दे के रखती है, एक डायमेंशन अपने पास रखती है। बारिश कब होनी है नेचर डिसाइड करेगी, भीगना है नहीं भीगना है आप डिसाइड करोगे। नेचर क्यों डिसाइड नहीं करती कि भीगना है कि नहीं भीगना है? मान लो धूप निकली है, आप ऐसे खड़े हो, एकदम से ऊपर से स्प्रिंग फव्वारा चलना शुरू हो गया, आपकी चॉइस है क्या इसमें? नहीं है। मगर नेचर क्या करेगी? पूरे वेदर का कलर चेंज कर देगी, आपको दिखेगा। नहीं दिख रहा है, साउंड क्रिएट करेगी, ऊपर से आवाज आएगी, मौसम खराब होने वाला है भाई साहब। इतने पे भी आप नहीं सुनोगे तो लाइटनिंग दे देगी, क्योंकि साइन बोर्ड जो होते हैं ना, आपने साइन बोर्ड देखे सड़क पे ऐसे यूं ब्लिंक करते रहते हैं, वो ब्लिंक क्यों करते हैं? आपका ध्यान खींचने के लिए। अगर कांस्टेंट लाइट है तो आपका ध्यान नहीं जाता है, मगर जो चीज ब्लिंक करती है आपका ध्यान जाता है। तो ऊपर वाला आपकी इस डायमेंशन को सुरक्षित करने के लिए कि भीगना है नहीं भीगना है आपकी चॉइस रहे, तो आकाश में से आवाज आएगी और लाइट ब्लिंक करेगी, क्योंकि वो डायमेंशन नेचर ने आपको दी है।
आपकी हाइट कितनी होगी नेचर के ऊपर डिपेंड करती है, आपके जीन्स पे डिपेंड करेगी, आपके हाथ में नहीं है। आप कहते हो कि इस आदमी ने चाइनीज पाउडर खा लिया, इसकी हाइट ज्यादा हो गई, मिथ है। जीन्स में जो लिखा है उतनी ही होगी, मगर वेट नेचर ने आपको डिसाइड करने के लिए दिया है। चौड़ा कितना होना है आप पे डिपेंड करता है, लंबा कितना होता है प्रकृति पे डिपेंड करता है। एक चीज प्रकृति अपने हाथ में रखती है, एक चीज आपको देती है। ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी में आप कहोगे कि एक ही हॉस्पिटल में दो बच्चे एक ही टाइम पे पैदा हो गए, तो दोनों की जिंदगी अलग अलग क्यों है? तो भाई साहब, न्यूमरोलॉजी में हम आपको बताते हैं क्योंकि दोनों का नाम अलग अलग है, इसीलिए दोनों की लाइफ अलग अलग है। नाम का 50%, डेट ऑफ बर्थ का 50%। और ये नाम बहुत बड़ी चीज है। ये डेट ऑफ बर्थ के एट्रीब्यूट अगर 50% आते, 50% नेम के एट्रीब्यूट आते हैं। बाद में से 120% तक हम ले जाएंगे जब आगे बात करेंगे। तो राम से बड़ा राम का नाम, नेम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है लाइफ में। न्यूमरोलॉजी का जो कोर है वो नाम है। हालांकि आपकी मोबाइल डिवाइसेज आने के बाद, क्योंकि आपका मोबाइल आपका वॉलेट भी बन गया, वो आपका कम्युनिकेशन का एक चीज बन गया है, वो आपका व्हाट्सएप उसमें आ गया, मेल आ गया उसमें, आपके एप्लीकेशंस आ गए उसमें, आपका फोन नंबर आ गया उसमें, बहुत सारे ऐप्स आ गए। तो मोबाइल फोन की पिछले 5 सालों में ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि उसने न्यूमरोलॉजी में बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेस अपना बना लिया है। वो नहीं था 10 साल पहले। नाइम एंड डेट ऑफ बर्थ का, मगर आज की तारीख में किसी भी व्यक्ति का, क्लाइंट का, आपका फोन नंबर आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी को भी बहुत सीरियसली आपको सीखना है। कंवर और रजत जी, ये दोनों लोग मोबाइल न्यूमरोलॉजी के एक्सपर्ट हैं, बीच बीच में आपको हेल्प करेंगे। जो कोर है ना अभी आपकी न्यूमरोलॉजी की, वो दो ही है, एक आपका नेम, एक आपका मोबाइल नंबर। बाकी सब अफसाना है जो आप इधर उधर देखते हो दुनिया भर का यूट्यूब पे, दुनिया भर की रेमेडीज और बाकी चीजें, वो सब 7% है। करते हो ठीक है, नहीं करते हो बहुत ही अच्छी बात है, पर ये दो चीजें आपकी, नेम एंड मोबाइल नंबर, ये लोग न्यूमरोलॉजी की जान है। इन दोनों को जितने अच्छे से सीख लिया, आपका एडवांस न्यूमरोलॉजी आ गया। बाकी जो रेमेडीज है बच्चों वाली चीज है। इन दो को बहुत अच्छे से सीखेंगे तो नेक्स्ट हो गया आपका क्या, नेम नंबर, है ना? फिर हो गया मोबाइल नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जो चीजें हैं वो माइनर है, जैसे आपका बैंक अकाउंट नंबर हो गया, एक नंबर वहां से आएगा, एटीएम का पिन हो गया आपका, या जो आप अपने यूपीआई वगैरह का पासवर्ड रखते हो, एक वो चीज हो गई। एक आपके व्हीकल का नंबर हो गया, इंपॉर्टेंट। हाउस का नंबर हो गया, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इतने सारे नंबर लाइफ में इंपॉर्टेंट है। पैन कार्ड आपको अपनी मर्जी से नहीं मिलता है, आधार कार्ड अपनी मर्जी से नहीं मिलता है, पासपोर्ट का नंबर अपनी मर्जी से नहीं मिलता है। तो लाइफ में इन नंबर्स का ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लाइफ में ईश्वर की तरफ से डेट ऑफ बर्थ, आपकी तरफ से नेम एंड फोन नंबर, इन चीजों का फर्क पड़ता है। बाकी जिन चीजों को आप चेंज कर सकते हो, एटीएम पिन चेंज कर सकते हो, फर्क पड़ेगा। व्हीकल नंबर सेलेक्ट कर सकते हो, फर्क पड़ेगा। हाउस नंबर सेलेक्ट कर सकते हो, फर्क पड़ेगा। मान लीजिए किसी का लॉटरी में हाउस नंबर निकला है और वो उसका अपनी चॉइस से नहीं है, वो ये डिसाइड कर ही नहीं सकता कि हाउस नंबर क्या होगा। विदेश में रहता है या देश में किसी ऐसी कॉलोनी में रहता है जहां उसे हाउस नंबर गवर्नमेंट की मर्जी से मिला है, तो ये हाउस नंबर आपको नुकसान करेगा नहीं।
मान लीजिए आप एडवोकेट हैं और मैंने आपको बोला कि काले कपड़े नहीं पहनने हैं, शनि के कपड़े आपको नहीं पहनने, मगर कोर्ट में आपको ब्लैक पहन के जाना है, आपको नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि वो आपने अपनी मर्जी से नहीं पहना है। जहां आपकी चॉइस है, जहां आप चूज कर सकते थे और वहां आपने गलत चीज चूज करी, 100% आपको इफेक्ट डालेगा। वहां पे बहुत कॉन्शियसली, क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस है ना, सारी चीजें वहां से ड्रीवन होती हैं, सबकॉन्शियस से ड्रीवन होती हैं। सबकॉन्शियस टिक लगा दे, कुछ नहीं होएगा, डाउट में चला जाए, सब कुछ हो जाएगा। आपको ऐसा लगता है कि भगवान के पास इतना समय है कि आपको बैठ के वो कंट्रोल कर रहे हैं, उन्हें बहुत सारे काम है, आप चलते हो सॉफ्टवेयर से, है ना। गुरबाणी इसको कर्मा संदड़ा खेत कहती है, बुद्ध जिसको एक्शन रिएक्शन कहते हैं। तो ये दुनिया एक्शन रिएक्शन से चलती है। जो करते हो चित्त में जाके स्टोर हो जाता है, जो चित्त में स्टोर है वो नेक्स्ट एक्शन को एक संस्कार के रूप में इफेक्ट करता है। यही से चीजें चलती हैं। कंफ्यूजन में रहोगे तो चित्त बहुत सारा डेटा भेजता है, चित्त भी कंफ्यूज रहता है, जिसे आप सबकॉन्शियस माइंड कहते हो, और आप भी कंफ्यूज रहते हो। जिस चीज पे आपकी चॉइस है, चित्त उस पे डिफरेंट तरीके का आउटपुट देगा और आपकी लाइफ को इम्पेक्ट करेगा। जिस चीज पे आप कंफर्म हो, मान लो आपके कोई गुरुजी हैं, मान लो आपकी कोई धार्मिक पुस्तक है, एक किताब है आपकी रिलीजियस बुक, आप ऐसे खोलते हो, कुछ पढ़ते हो और फर्म हो उस चीज पे, उसका निगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि उसमें डाउट नहीं है, क्योंकि उसमें चॉइस नहीं है। तो जिस चीज पे चॉइस नहीं है और आप फर्म हो, गुरु के प्रति अपार श्रद्धा है, गुरु ने नाम दे दिया और 8 नंबर पे दे दिया, नहीं लेना था, आपके लिए ब्लिस बन जाएगा वो। न्यूमरोलॉजी किन चीजों पे लागू होती है भाई साहब? जहां पे चॉइस होती है। इस चीज को समझ ले। अगर कोई आपका क्लाइंट पूरी श्रद्धा के साथ आपसे ये कह रहा है कि नहीं नहीं नहीं, ये नाम तो दादी दे के गई थी, इसको चेंज नहीं किया जा सकता, जब वो कहता है इसको चेंज नहीं किया जा सकता, अगर अस्तित्व के साथ 100% एग्जिस्टेंस से कह रहा है, तो वो नाम उसे नुकसान देगा नहीं, और ना उसके साथ उलझना इस बात के ऊपर, क्योंकि वो 2 नंबर से भी जुड़ा है, उसके इमोशन से जुड़ी है वो चीज। जो करना है बाकी कुछ कर लेना, इसको नहीं छोड़। क्या ये बात समझ में आती है? फंडामेंटल्स बता रहा हूं न्यूमरोलॉजी के, ये बेस है, इसके ऊपर न्यूमरोलॉजी फिर खड़ी होगी। ये आपके प्लैनेट्स हैं जो आप जानते ही हो, नहीं जानते हो तो भी बता दे रहा हूं मैं आपको कि ये जो है आपका, 1 नंबर से सन को देखते हैं, 2 नंबर से मून को देखते हैं, 3 नंबर से जुपिटर को देखते हैं, 4 नंबर से राहु को, 5 नंबर से मरकरी, 6 नंबर से वीनस, 7 से केतु, 8 से सैटर्न, 9 से मार्स। 1 नंबर से सूर्य को देखते हैं, 2 नंबर से चंद्रमा, 3 नंबर से जुपिटर यानी कि बृहस्पति, 4 से राहु, 5 से बुध, 6 से शुक्र, 7 से केतु, 8 से शनि और 9 से मंगल का कोरस्पोंडेंस होता है। एक चीज जो यहाँ सीखने की है, समझने की है, वो ये है कि 1 नंबर को जब मैं कहता हूं कि ये सन है, 2 नंबर को जब मैं ये कहता हूं मून है, तो ये एस्ट्रोलॉजी वाला सन मून नहीं है, ये एक कोरस्पोंडेंस है। बस ये एक मैचिंग है, एग्जैक्टली नहीं है। एस्ट्रोलॉजी के कॉम्बिनेशंस न्यूमरोलॉजी में काम नहीं करते हैं। नंबर्स की फ्रीक्वेंसी, नंबर का अस्तित्व बिल्कुल अलग है, और नंबर बिल्कुल अलग तरीके से फंक्शन करते हैं। एस्ट्रोलॉजी बहुत मुश्किल है। 20 साल करोगे, 25 साल करोगे, वो भी कंफर्म होके नहीं कह सकते कि आप जो प्रिडिक्शन कर रहे हो, जो बात कह रहे हो, वो सच है या नहीं। न्यूमरोलॉजी बहुत आसान है, कॉम्पैक्ट है, इफेक्टिव है, यूं रिजल्ट निकाल लोगे आप।
और ये मत समझ लेना कि एस्ट्रोलॉजी को रिप्लेस कर देगी। स्कूटी कार को थोड़ी ना रिप्लेस कर देती है। कार अगर आपके पास है तो एक्सीडेंट होने के चांस कम होते हैं। सर्दी गर्मी बरसात कैसे भी मौसम में आप जा रहे हो, सिक्योरिटी आपको मिले, पूरी फैमिली को साथ में ले जा सकते हो। तो कार का कंफर्ट अलग है, स्कूटी का कंफर्ट अलग है। ट्रैफिक जैम में फंस गए, खड़े रहो 12 घंटे, स्कूटी वाला निकल जाए। छोटी डिस्टेंस के लिए मार्केट तक जाना है, कुछ सामान लेके आना है, गाड़ी क्या निकालोगे, स्कूटी से। तो जहां काम करे सुई, कहाँ करे तलवार। सुई का काम सुई से होता है, तलवार का तलवार से होता है। मार्केट में न्यूमरोलॉजी को एस्ट्रोलॉजी के इक्वल खड़ा करने के बहुत सारे वीडियोज आपको देखने को मिलेंगे। जो एस्ट्रोलॉजी से पॉसिबल है, लोग न्यूमरोलॉजी से आज की तारीख में नई नई चीजें करके दिखा रहे हैं। इस कंफ्यूजन में कभी मत पड़ना। न्यूमरोलॉजी इज नॉट ऑल्टरनेट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, दोनों का फील्ड अलग है। जबरदस्ती इसको खींच खींच के लंबा करके एस्ट्रोलॉजी के बराबर खड़ा करोगे तो ये अपना इसेंस खो देगी, इसकी आत्मा खत्म हो जाएगी, है ना। मॉडिफिकेशन करने वाले के पास गए स्कूटी लेके और बोला इसको ना कार जैसा दिखा दे, बना दे, इसके चारों तरफ कुछ ऐसा लगा दे जो कार जैसे दिखे। आप मॉडिफाई करा सकते हो मगर कार नहीं। एस्ट्रोलॉजी का काम नहीं लेना। मेरी शादी कब होगी, मेरी नौकरी कब लगेगी, न्यूमरोलॉजी में ये चीज नहीं पता चलती है। इस चीज के लिए न्यूमरोलॉजी नहीं। न्यूमरोलॉजी बहुत बड़ा काम ये करती है। देखिए, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, जो आदमी पास्ट में रहता है वहीं से फ्यूचर का रिफ्लेक्शन आता है। सारा फ्यूचर किससे क्रिएट हुआ, मेमोरीज से क्रिएट हुआ है। आप कोई भी चीज फ्यूचर के लिए जब सोचेंगे, उसका बेसिकली जो इमेजिनेशन है, जो प्रोजेक्शन है, वो कहाँ से आ रहा है, पास्ट से आ रहा है। तो फ्यूचर को कौन क्रिएट करता है, पास्ट। आप अपने बचपन की एक बात याद करिए, कोई भी घटना, और उस घटना में आपके मामा, आपके फादर, आपकी मम्मा, आपके नाना जी, आपके दोस्त, कोई अजनबी पड़ोसी, और जाके उनसे बात करिए, वो बोलेंगे मुझे तो याद नहीं आ रहा है यार, तुम क्या बात कर रहे हो, किसकी शादी थी, कहाँ खड़े थे, क्या हुआ था, किसने क्या मांगा था, तुम्हें कुछ खिलौना मिला था, नहीं मिला था। बोले भाई मुझे तो याद है नहीं। अब वो आपकी मेमोरी में है पास्ट, मगर वो एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है, क्योंकि उसके कैरेक्टर जो थे वो खुद नहीं मानने को तैयार हो रहे थे कि हम जानते हैं इस चीज को। पास्ट एग्जिस्ट नहीं करता, वो आपकी मेमोरी के अलावा कहीं नहीं है, खत्म है वो, गॉन केस है, एग्जिस्ट नहीं करता है। और फ्यूचर तो किसी को नहीं पता है, एस्ट्रोलॉजर को नहीं पता है, क्योंकि ऊपर वाले ने खुद उसे फिक्स नहीं किया है। आपके कर्मा के ऊपर आपका फ्यूचर डिपेंड करता है। मेरे गांव में कहावत है कि जो बदमाश होता है उसकी उम्र 3 साल की होती है। आप बदतमीजियां करनी शुरू करिए, जो आपके क्राइम होते हैं वो सब वाले क्राइम आप करने शुरू करिए, एज कम हो जाएगी। फ्यूचर नहीं होता है किसी का भी, फ्यूचर तो हम हर पल अपने कर्मा से, अपने एक्शन से क्रिएट कर रहे होते हैं। जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, सिंपल सी बात है। तो पास्ट और फ्यूचर जैसी चीजें हैं भी नहीं, मगर एस्ट्रोलॉजी में सारा पैसा प्रिडिक्शन से आता है। आप किसी आदमी के बारे में 4 चीजें बता दो, बस जेब खाली करनी शुरू कर देगा। पास्ट की 4 चीजें बता दो और फ्यूचर के नाम में उसकी जेब से पैसा निकाल लो, जबकि फ्यूचर है ही नहीं। फ्यूचर तो आप क्रिएट करते हो। तो इंपॉर्टेंट क्या है, ये मोमेंट जो आपके हाथ में और मेरे हाथ में है, प्रेजेंट से बड़ा कोई भी मोमेंट नहीं है। जो बॉल आपके पास आ रही है, इसको बेस्ट तरीके से खेलोगे तो आपको ना पुराने स्कोर की चिंता करने की जरूरत है, ना आगे स्कोर को लेके, टारगेट को लेके प्रेशर लेने की जरूरत है। बस आपको कैसे खेलना है कि जो बॉल आई है, मुझे इसे लाइफ की सबसे बेहतरीन तरीके से खेलना है। इसको ऐसे खेलना है कि जैसे जीवन की पहली और आखिरी बॉल है, और आपने खेला तो पास्ट और फ्यूचर खत्म हो गए। प्रेजेंट में टारगेट चाहे जो भी हो,
बेस्ट के लिए आपने यही जीवन में करना है। इस मोमेंट को जिसमें मैं और आप बैठे हैं, इसको हम बेस्ट बनाएंगे तो जिंदगी में जो अच्छा होना होगा हो जाएगा। अब हमारा रोल खत्म, अपना रोल शुरू। अपना बेस्ट करेंगे तो वो अपना बेस्ट करेगा। जितनी शिद्दत से आप अपना बेस्ट करना चाहते हो, उसे 10x से वो आपका बेस्ट करना चाहता है। जब आपका बच्चा पढ़ता है, मेहनत करता है, तो क्या आप लाइफ में उसके लिए कुछ करना नहीं चाहते? आप अपना सब कुछ बेच के उसके लिए कुछ करना चाहते हो। ये पेरेंटिंग है, और वो पेरेंटिंग ऊपर वाला हमारे साथ करता है। तो न्यूमरोलॉजी आपके प्रेजेंट को अच्छा करती है, इस पल को। और जिसने इस पल को अच्छा कर लिया, उसका पास्ट फ्यूचर सब कुछ अच्छा हो जाता है। इसलिए न्यूमरोलॉजी इतनी इफेक्टिव है, आसान है, इफेक्टिव है। आपका डेट ऑफ बर्थ कुछ है, आपका ग्रिड कैसा है, कोई चिंता की बात नहीं है। न्यूमरोलॉजी हर कोई कर सकता है, एस्ट्रोलॉजी का नहीं पता। जो ये कहते हैं 7 नंबर है क्या जी, 5 नंबर है क्या जी, मैं कहता हूँ कुछ भी है। 8 8 है, 1 1 है, 2 2 है, 7 9 है, 8 9 है। कैन बी अ वंडरफुल वंडरफुल न्यूमरोलॉजिस्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही नहीं, इतनी गहराई इसमें, इतनी चीज ही नहीं है। 2 दूनी 4 की तरह सिंपल है, कोई भी कर सकता है। इफेक्टिवनेस कहाँ से आएगी? कर्मास से आएगी। आप गंदी चीजों में इन्वॉल्व हो, आप कितने बड़े ज्ञानी हो, न्यूमरोलॉजी क्या है? कोई भी एक ऐसा आदमी जिसको सॉफ्टवेयर बनाना आता है, न्यूमरोलॉजी का सॉफ्टवेयर बना देगा। कोई भी डेट ऑफ बर्थ डालो, सारी चीजें आ जाएंगी। ये कितने वेरिएबल हैं, कोई भी बना देगा। मतलब उसके लिए कोई बहुत बड़ा गूगल के एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है, एक सिंपल सा आदमी बना लेगा। फिर तुम्हारी क्या जरूरत है? एस्ट्रोलॉजी में तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं, न्यूमरोलॉजी में तो 81 कॉम्बिनेशन है, आपको डालने हैं, मशीन में आ जाएंगे। मगर जब आप अपने बच्चे को लेके, जब बच्चा बीमार हो जाता है ना, तो कई बार आप MBBS MD के पास नहीं जाते हो, गली के डॉक्टर के पास जाते हो। पूछते भाई गली के डॉक्टर के, बोल रहा है बस इसी की दवाई लगती है इस बच्चे को। तो जो सीरत आपको दी है ऊपर वाले ने, जो हीलिंग पावर दी है, कि जब आपने ऊपर वाले का नाम लेके, ईश्वर का नाम लेके, अल्लाह का नाम लेके, और उसको प्लेसिबो में कुछ दे दिया, वो भी उसके लिए ब्लेस बन जाता है। तो ये आपका न्यूमरोलॉजी इफेक्टिव होगी नहीं होगी, आप सॉल्यूशन क्या दोगे? आपके कर्मा जब ठीक है, आपकी एनर्जी जब हार्ट चक्रा पे है, जब आपका जो मोटिव है वो सामने वाले का कल्याण करना है, उसकी जेब पे नहीं, उसके दिल पे। जेब से 2.5 इंच नीचे है आपकी जगह, आपकी निगाह कहाँ पे है? 2/4 पे नहीं है, 2 इंच नीचे है। तो हम उसे ऊपर वाला कहते हैं, वो ऊपर वाला थोड़े ना, वो अंदर वाला है। जब आप ऊपर वाला कहते हो, तब तो अर्थ 1 सेकंड में 25 किलोमीटर तो घूम ही जाती है। अब ऊपर वाला तो रहा नहीं ना। जब तक ऊपर मुंह उठाया, तब तक तो ऊपर वाला साइड वाला हो गया। तो खलील जिब्रान कहते हैं कि भैया, उसने तो काम ये किया कि बैठ गया अंदर, और तुम ढूंढते रहो बाहर। जिसने अंदर ढूंढ लिया, वो अंदर वाला। जब किसी के हार्ट चक्रा के साथ आप डील करते हो, तो आप उसके अंदर बैठे हुए उसके साथ डील करते हो। फिर आप उसको जो सोल्यूशन दोगे, सोचना नहीं है, उसके लाइफ में काम। और अगर 2.5 इंच ऊपर उसकी पॉकेट पे नजर है, तो नहीं काम करे। देखिए, हिमालय से गंगा निकलती है, जाके समुद्र में मिल जाती है। बांग्लादेश में जाती है, बंगाल की खाड़ी में समुद्र में मिल जाती है। अगर आपने उसमें से पानी नहीं लिया, तो क्या वेस्ट हो जाता है क्या? आप उसमें से एक टैंकर भर लाओ, गंगा जी में कमी पड़ जाती है क्या? तो पैसा ऐसे ही, रिसोर्सिस पैसे ऐसे ही बह रहे हैं हिमालय पर्वत से, अरे कॉस्मोस में बह रहे हैं। तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारा बर्तन छोटा है। अरे ऐसे भी आदमी है जो ये सोचते हैं कि 100 करोड़ दिन में कैसा कमाया जाए।
हम 2000 पे अटके पड़े हैं। अरे हमारा बर्तन छोटा है, उसको क्या फर्क पड़ता है? वो क्या समझते हो उसे, वो आप उसके प्यारे बच्चे हो, उसने अपनी शक्ल पे बनाया है। इंजील कहती है कि उसने अपनी शक्ल पे बनाया इंसान को। चलो ठीक है, शक्ल पे बनाया तो बच्चे तो माँ बाप की शक्ल पे होते ही हैं, तो उसको क्या दिक्कत है? उसको देने में क्या दिक्कत है? आप बर्तन छोटा लिए बैठे हो। आप गए हो गंगा जी, एरोप्लेन से यात्रा करके हरिद्वार गए, और एक छोटी सी कैन है आपके पास, उसमें गंगा जल भर के ला रहे हो। आपकी चॉइस है भाई। आप टैंकर भी भर के लाते हो, मना करता क्या? तो आपके पास 1 करोड़ है, 1 लाख है, या शाम के खाने के लाले पड़ रहे हैं, कॉस्मोस में कमी नहीं है पैसे की। आपका बर्तन साफ नहीं है, आपका बर्तन उल्टा है। बारिश हो रही है, बर्तन उल्टा रखा है, नहीं मिल रहा है आपको। ये राज समझना है। तो न्यूमरोलॉजी सपोर्ट सिस्टम है। न्यूमरोलॉजी आपके ये बताने के लिए कि भाई बर्तन सीधा कर ले, बर्तन नहीं है आपका। न्यूमरोलॉजी बताने के लिए कि इसे साफ कर ले भाई। मेरे गुरु कहते हैं शेरनी का दूध सोने के बर्तन में रखना पड़ता है, नहीं तो डालते ही गंदा हो जाता, फट जाता है दूध। तो ऊपर वाला भी जो दिल खूबसूरत होते हैं ना, अपनी मेहर उसमें डालता है, अपनी दया वो शुद्ध हृदय में डालता है, प्योर हार्ट में। आप कर लो, वो भर देगा। अरे रोशनी लाने के लिए क्या लाठी बजानी पड़ती है? ट्रेन मंगानी पड़ती है चांद से? एक दिया जलाओगे, पूरा रोशनी से भर जाएगा कमरा, बुझाओगे तो अंधेरा हो जाएगा। बस उसका ग्रेस भी वैसा है। तो लाइफ में रिलेशनशिप अच्छा करना, लाइफ में अबंडेंस में आना, 30 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ का कर्ज उतारना, फिनिश। और ये ऐसे होता है। और अगर ये ऐसे नहीं हुआ तो फिर ये कैसे भी नहीं होता। लगे रहो पर रात दिन। मजदूरी करता है आदमी, 1000 रुपए मिलते हैं शाम तक, कितनी मेहनत करो। तो ये उसकी दया से होगा, उसकी मेहर से होगा, और उसके काबिल बनना पड़ेगा। काबिल कैसे बनेंगे? अपना दिल प्योर करके। अगर आपका दिल प्योर नहीं है, अगर पूरी ह्यूमैनिटी के लिए आपके पास प्यार नहीं है, आप अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं बन सकते। अपना और मेरा समय और अपने पैसे खराब ना करें। आप गलत जगह पे हैं, नहीं बन सकते। किसी का नाम चेंज करोगे और वो बोलेगा, अरे भैया क्या कर दिया, मेरे तो हस्बैंड को अटैक आ गया, हॉस्पिटल में भर्ती हैं, तुमने भैया पता नहीं कैसा नाम चेंज कर दिया, हमारा तो सभी गड़बड़ी हो गया। आप स्ट्रेस में जा रहे हो, अरे मैंने बिल्कुल सही लगाया था, मैं क्या करूं, अपना बेस्ट किया था मैंने, फिर रात को नींद नहीं आ रही, गिल्टी फीलिंग में जा रहे हो, मेरी वजह से हो गया क्या? मैंने तो अच्छे के लिए किया था। फिर यही कहोगे, मेरे साथ ही क्यों होता है, मेरा ही टायर क्यों पंचर होता है, मेरा ही चालान क्यों कटता है, मेरा ही हेलमेट क्यों खो जाता है, मेरी जॉब क्यों चली जाती है, मैं ही क्रेडिट कार्ड का बिल क्यों नहीं भर पाता, मुझे सब कुछ ईएमआई पे क्यों मिलता है। आप सर डिजर्व कर रहे हैं ये, इसलिए आपके साथ हो रहा है। न्यूमरोलॉजी आपको सपोर्ट देगी, बेसिक चीजें नहीं कर सकती। फंडामेंटल्स में गड़बड़ है कहीं, चालाकी है दिमाग में कहीं, शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं। मगर चित्त तो अंदर है, ऊपर वाला तो अंदर बैठा है। वो सीसीटीवी वाली कंपनी का ना वो टैग था, ऊपर वाला सब देखता है। सीसीटीवी वाले ऐसे बोलते थे ना अपने ऐड में। ऊपर वाला तो पता नहीं देखता नहीं देखता, अंदर वाला सब देखता है, क्योंकि वो सबसे नजदीक वही तो है। ईटी के पग नौबत बाजे, वो भी साहिब सुनता है। तो दूसरे से बेईमान हो जाओगे भाई, उससे कैसे हो जाओगे? मन में खोट लेके चलोगे, दूसरे आदमी को डाउन करके अच्छा बन जाओगे? नहीं हो सकता। तो जो दिल साफ कर सकते हैं, बहुत अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट बनेंगे। ये मेरी इच्छा भी है और मेरा आशीर्वाद भी है। अगली क्लास मंडे और ट्यूसडे को होगी। हर बार मंडे ट्यूसडे को क्लास हुआ करेगी, इसी टाइम पे होगी। कोई प्रश्न यदि आपका है तो आप पूछ सकते हैं। आगे का जो पोर्शन है वो अगली क्लास में तय करेंगे। बताइए। माइक ऑन कर ले, हैंड रेज कर ले, कुछ पूछना चाहते हैं मगर
आगे से नहीं पूछेंगे। मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ ये है जी, सीएन ये है जी, जरा उसका बता दो। आगे नहीं भागना है। जितना बताया उसमें से कोई सवाल है पूछिए, नहीं तो प्रतीक्षा कीजिए, वेट करिए। जी। मेरा एक सवाल था। हाँ जी। विकास, अच्छा विकास जी, हाँ। मेरे को न्यूमरोलॉजी या फिर एस्ट्रोलॉजी इस सब में बहुत शौक है, लेकिन किसी ने मेरे को कहा था कि आप इस लाइन में मत जाना या मतलब मत सीखना। किसने कहा था? देखिए, हम लोग के घर पे तो कोई पंडित जी वगैरह आते ही रहते हैं, तो कोई ना कोई कह दिया। तो लेकिन मेरे को बहुत शौक था, लेकिन मैंने सीखना स्टार्ट कर दिया। अभी सवाल एक, है या फिर एक, एफर्मेशन है? एक साल बाद पंडित जी को फोन करना, कह रहा बड़े मजे आ रहे हैं पंडित जी, इतनी आनंद बड़ा आ रहा है। तो आपके कहने से मैं बड़ा कॉन्शियस हो गया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। आप अगर वो बात ना कहते तो मैं इसे इतनी ईमानदारी से ना सीखता, बहुत कैजुअली लेता, तो आपकी बात सच हो जाती। अब मैंने इसे पूरे अस्तित्व, होल एग्जिस्टेंस से सीखा है। अब मेरे लिए ये बहुत बढ़िया काम कर रहा है। आज जो भी है मैं आपकी वजह से। थैंक यू सर, आप बेटा, बहुत अच्छा समझाते हैं। जी रजनी जी, तो ग्रेटिट्यूड के पास जाना, पंडित जी के पास। एकदम। और कोई सवाल? सर एक एक डाउट है। जी पीयूष जी। सर ये डाउट है कि जो आपने नेम का बताया कि नेम की एनर्जी बहुत अच्छी काम करती है, तो अगर किसी का डॉक्यूमेंट्स में नेम कुछ डिफरेंट है और अगर हम लोग उसका नेम चेंज कर देते हैं, तो उसकी नेम की एनर्जी डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे काम करेगी, या जनरली जो अपना नेम वो चेंज करके लोगों को बता रहा है कि अब मेरा नाम चेंज हो गया है, तो उस पे काम करेगी? पीयूष जी, इतने राज की बात आपको पहली क्लास में कैसे बता दे? अच्छा। जी जी जी। ये तो 11वीं क्लास में बताएंगे। ओके ओके, ठीक है सर। जी। थैंक यू सर। ओके, ठीक है फिर। सो नाइस ऑफ यू। मैं पर्सनली ऐसा फील कर रहा हूँ, और मिलिंद जी फील कर रहे होंगे, आपके ग्रुप की एनर्जी बहुत अच्छी यस सर। है ना? अच्छी है ना इन लोगों की एनर्जी? बिल्कुल बिल्कुल मैंने Same we are बिल्कुल। feeling from your side. हाँ, मैंने ना अभी एब्सोल्युटली लगभग एक्सलेंट। सबके चक्राज को एक बार स्कैन किया है। दे ऑल आर प्योर पीपल। बहुत ही अच्छी बात है। और हम इस ग्रुप को एक ऐसे लेवल पे लेके जाएंगे जहाँ पे मिलिंद जी अक्सर कहते हैं कि अब मैं कोई वीडियो देखता हूँ यूट्यूब पे तो मन नहीं लगता, देखी नहीं जाती, मतलब 5 मिनट के बाद देखी नहीं जाती। तो हम इसे उस लेवल पे जाएंगे जब आप बाहर के डेटा जो नॉइज है उसके लिए इम्यून हो जाएंगे। मजा ही नहीं आएगा, जो मजा आएगा अपने ग्रुप में आएगा। ठीक है, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, इस शाम को इतना खूबसूरत बनाने के लिए, इस ग्रुप की एनर्जी को इतनी हाई ले जाने के लिए। और ऐसे ही हम एक साथ, है ना, इस ज्ञान को, इस विद्या को एक उस जगह पे ले जाएंगे जहां हमें ईश्वर ये आशीर्वाद देंगे कि आपने जो बोल दिया हो गया। जी शिव नारायण जी, माइक ऑन कर लें आप अपना। जी। प्रणाम सर। प्रणाम शिव नारायण जी। सर जैसे आज की सेशन कंप्लीट हुई है, उसके बाद आपके जी। आवाज से ऐसा महसूस हो रहा है कि अगर हमारा कर्मा सब सही है तो न्यूमरोलॉजी की कोई जरूरत ही नहीं रह जाती है। वी कैन से दैट वन। नहीं नहीं, आप समझें, आप जी। किसी कार में बैठ के जा रहे हैं, जी। तो न्यूमरोलॉजिस्ट का रोल ये है कि किसी ने कहा कि भाई साहब ये जो गाड़ी आपने ली है, ये रास्ता बीच में खेतों में से गुजरता है, ये फंस जाएगी। तो आप इस रास्ते पे जाने के लिए वो मोटे टायर वाली गाड़ी ले लो, उसके बाद जब हाईवे आएगा तो किसी भी गाड़ी को ले लेना। तो न्यूमरोलॉजी आपको अपना व्हीकल सेलेक्ट करना बताती है रास्ते के हिसाब से। वो जर्नी नहीं करेगी आपके लिए, वो गाड़ी नहीं है आपकी, मगर वो एक सलाह है। एक ऐसी सलाह कि जब जंगल से गुजर रहे हो तो कौन सी गाड़ी से जाना है, रास्ते में पानी आएगा, कीचड़ आएगा, तो वो
वो आपके सफर को आसान बनाती है। हम लाइफ में ये नहीं कह सकते, कभी भी ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि अगर सब कुछ कर्मा ही है तो बाकी चीजें बेकार होगी। लाइफ में कुछ भी बेकार नहीं होता, मगर कुछ चीजें आपकी और है, कुछ सपोर्ट है। कोर का अपना महत्व है, सपोर्ट का अपना महत्व है, सड़क का सफर में अपना महत्व है, व्हीकल का अपना महत्व है। ठीक है। और सड़क के किनारे जो पेंचर वाला बैठा है उसका अपना महत्व है, और एक आदमी रेस्टोरेंट खोल के बैठा है उसका अपना इम्पोर्टेंस है, और एक आदमी पेट्रोल पंप खोल के बैठा है उसका अपना इम्पोर्टेंस है। थैंक यू तो सर, थैंक यू। सारी चीजें जब कंबाइन होती हैं तो जिंदगी में अबंडेंस आती है। ओके, थैंक यू सर। सर एक एक चीज़ और पूछनी थी। अभी आपने हेलो। हाँ जी पीयूष जी। जी सर, अभी आपने कहा एक सर को कि अभी इस ग्रुप की एनर्जी बहुत अच्छी है, आपने सभी के चक्रों को एनालाइज कर लिया है। तो सर आपने सब लोगों से तो बात की ही नहीं है, मतलब ना किसी की फ्रिक्वेंसी अभी चेक करिए, तो आपको कैसे पता लगा कि सब लोगों के मतलब चक्र बहुत अच्छे काम कर रहे हैं या एनर्जी बहुत अच्छी है? आप देखो ना, आप ना 10 नंबर पे अटक गए हो पीयूष जी। आप ना मुझसे वो सवाल पूछ रहे हो जो जो मैं 10 साल पहले पूछता था। या तो आप 10 क्लास आगे का पूछते हो, 10 साल पहले का। नहीं सॉरी सर, वो आपने बोला इसलिए मुझे लगा कि नहीं, वो दस एक साल बार। पहले मुझे बैठना पड़ता था कागज लेके, और क्वेश्चन आर लेके, और फिर घर जाके पूरे डायग्राम बनाता था, तब मुझे किसी की एनर्जी पता चलती थी। अब तो कोई ओके। मेरे पास से गुजर जाए तो ईश्वर की कृपा से मैं उसका चक्रा मैप बना दूं। सर आप गुरुमंडल से कनेक्टेड हो क्या? अरे नहीं। आप एक काम को, बेसिकली मेरे घर वाले कहते हैं कि ये है खाली आदमी। तो खाली आदमी का क्या होता है, उसकी एनर्जी किधर लग गई तो कोई भी एक्सपर्ट हो जाता है। कुछ लोग वो कार्ड्स ताश खेलते हैं उसके एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो जब किसी आदमी को कोई काम ही नहीं है, यही काम है, तो वो उसको आने लगता है। ये कोई क्वालिटेटिव डिफरेंस नहीं है, क्वांटिटेटिव है। पीयूष जी आप भी कर सकते हो। ठीक है, ये ओके केवल ओके। अपनी एनर्जी ठीक को है। एक डायरेक्शन में ले, ये कोई चमत्कार वाली बात नहीं है। ये चमत्कार की बात ये है कि इस प्लेनेट पे 70 साल जिए और आप चक्रा मैप नहीं कर पाते हो, ये आश्चर्य की बात है। आप कर पाते हो, उसमें क्या आश्चर्य है। ये सारी कैपेसिटी नहीं तो नहीं, जो बिल्कुल आपके सर। अंदर बैठा है उसने दी है आपको। तो मैं जी कोई जी जी अनोखा जी। काम थोड़ी ना कर लेता हूँ। अनोखा काम ये है कि कर नहीं पाता हूँ, ये अनोखा काम है। इसके लिए फट्टा बजेगा ऊपर जाके कि लाइन में लगाओ इनको, किस काम के लिए भेजे थे, क्या कर रहे थे वहां पे, बिल्कुल सर, बिजनेस खड़ा बिल्कुल। कर रहे थे, इनके साथ आया क्या। पूछे ये बोलो कितने कॉइन लेके आए, जरा पूछो इनसे, इन्होंने 100 करोड़ इकट्ठे किए थे, जरा इनकी पॉकेट चेक करो। बोले इनकी तो पॉकेट भी नहीं है सर, कफन में रखी नहीं गई थी। तो फिर ये क्या कर रहे थे वहां पे, और गर्दन नीचे करके उसके दरबार में खड़े हुए हैं। जी जी हिसाब, जी। मान लो आप ना ओमान में जाओ, है ना, ओमान में मान लिया आप गए, और वहां पे आपने खूब पैसा कमाया। गवर्नमेंट बोलती है ऐसे अपनी कंट्री में नहीं ले जा सकते भाई साहब आप। तो आप कहोगे मैं यहाँ क्या करने आया हूँ, कंट्री में नहीं ले जा सकता, तो मैं तो अपने घर ही ठीक था। मगर यहाँ पे आपको पता है कि आप नहीं ले जा सकते हो, फिर भी कमा रहे है नहीं बिल्कुल कमाल सर। की बात। जो ले जा सकते हैं उस पे ध्यान नहीं है, जो यहीं रह जाएगा उस पे ध्यान है। जी जी जी। थैंक यू ठीक है। सर। अरे सब हो जाता है। ये ना ऐसा फैसिनेटिंग सा लगता है शुरू शुरू में। मुझे भी, मैं भी बड़ा इम्प्रेस होता था लोगों से, अरे कैसे कर लेते हैं। अब मैं बता रहा हूँ कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये सब हो जाता है। ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा। आज हमारी पहली क्लास थी, आज से हमने विधिवत शुरू किया है। मंजीत जी माइक ऑन करें आप। जी सर। ये पहली क्लास है, ठीक है। आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि बहुत एडवांस से चल रहा है, बेसिक से नहीं चल रहा है। नहीं सर, नहीं सर, बिल्कुल जो तो भी बिल्कुल आज हमने धीरे पढ़ा चलेंगे, है वो। बहुत आराम से जी। चलेंगे। और जो ये कहानी डिजिटल स्टोरी जो अगली स्लाइड थी, इसे हम पहली क्लास में पढ़ाते थे, मगर आज पढ़ा नहीं रहे, अगली क्लास में पढ़ाएंगे आप। ठीक है। जी सर। मंडे को नेक्स्ट जी क्लास सर। होगी 7:59 पे। 7:55 तक आप लोग क्लास ज्वाइन कर लिया करें, 56 तक कर लिया करें। ठीक है। चलिए, जी। बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। सर, थैंक यू सर। आराम से। प्रणाम गुरु जी। कुछ कह रहे हैं प्रकाश जी, माइक ऑन करिए। गुरु जी होमवर्क, एक हफ्ते का होमवर्क है कुछ हमारे लिए? अभी नहीं है, अभी तो इंट्रोडक्टरी क्लास थी।
ठीक एक ना वो क्लास में एक सिंसियर बच्चा होता है ना, टीचर से होमवर्क मांगता है, सारे स्टूडेंट पीछे बैठ के बोलते रहते हैं कि इसको शांति नहीं है, देखो, है ना। तो प्रकाश जी जब मॉर्निंग की क्लास में भी ना उनका उनका जो चलता है, जब हम कुंभक करते रहते हैं, तो जब हम शवासन कर लेते हैं, सब कर लेते हैं, प्रकाश जी का कुंभक चलता रहता है। कि उनका नॉर्मली 30 सेकंड का रिटेंशन है। तो प्रकाश जी बड़े अद्भुत व्यक्ति हैं। दोनों बच्चे उनके, आप सोचो, सबके बच्चे सोए रहते हैं, इनके बच्चे हमेशा इनके आजू बाजू बैठे रहते हैं। इससे बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है अगर आपके बच्चे सुबह 5 बजे उठ के आपके साथ बैठे हैं। बाकी तो इस प्लेनेट पे लेना देना चलता रहता है। प्रकाश जी, आपके लिए आशीर्वाद दिल से निकलता है, देना नहीं पड़ता। है जी। ठीक है, बस चलिए, नमस्कार।